नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा, युद्ध में महारत हासिल किए हुए इराकी और सीरियाई आतंकी अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। कोरोना वायरस कहां से और कैसे फैला, ये पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 26 एक्सपर्ट्स का एक नया एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले का मामला सामने आया। बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि दुर्गा पूजा के दौरान चांदपुर जिले में भीड़ ने हिंदू मंदिर पर हमला किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में गुरुवार सुबह पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 7 से 8 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी किसानों के समर्थन में लगातार अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम खबरों से, जहां बता दें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा, युद्ध में महारत हासिल किए हुए इराकी और सीरियाई आतंकी अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पूर्व सोवियत स्टेट के सिक्योरिटी सर्विस प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात सामान्य नहीं है। इराक और सीरिया के आतंकी, जिन्हें सैन्य ऑपरेशन में महारत हासिल है, यहाँ तेजी से घुस रहे हैं। उन्होंने कहा कि आशंका है कि आतंकी पड़ोसी देश में भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये आतंकी सीधे तौर पर सीमा विस्तार की भी कोशिश कर सकते हैं। पुतिन ने लगातार चेतावनी दी है कि चरमपंथी समूह अफगानिस्तान संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उनका उद्देश्य अफगान रिफ्यूजी बनकर पूर्व सोवियत देशों में दाखिल होने का है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को लेकर रूस का रवैया सकारात्मक रहा है, फिर भी रूसी सरकार अफगानिस्तान की अस्थिरता को लेकर चिंतित है। रूस को यह डर रहता है कि यह अस्थिरता मध्य एशिया में भी फैल सकती है, जहां रूस ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। वहां अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद रूस ने सोवियत संघ का हिस्सा रहे ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में मिलिट्री ड्रिल आयोजित की है, और दोनों ही देश अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि अफगानिस्तान में इराक, सीरिया से दाखिल हो रहे हैं लगातार आतंकवादी। कोरोना वायरस कहां से और कैसे फैला, ये पता लगाना बेहद जरूरी था, इसलिए WHO ने 26 एक्सपर्ट्स का एक नया एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। यह ग्रुप चीन में कोरोना के ओरिजिन की जांच करेगा। WHO की एक टीम ने इस साल की शुरुआत में ही चीन के एक वुहान शहर में 4 हफ्ते तक रुककर वहां जांच की थी, लेकिन किसी पुख्ता नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए चीन ने यह भी कहा कि इस बार शुरुआती केसों से जुड़े डेटा उपलब्ध करवाए जाएं। WHO ने यह भी कहा कि दुनिया को रोक देने वाला कोरोना वायरस का ओरिजिन पता लगाने की आखिरी कोशिश हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जब केस आया था तो वो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में आया था, और आशंका थी कि वहीं से वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। हालांकि चीन बार बार इस बात का कहता आ रहा है कि वुहान की लैब से वायरस लीक होने के दावे गलत हैं, इसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन WHO की टीम ने पहली बार जांच के बाद इस साल मार्च में एक रिपोर्ट में कहा था कि कोरोना वायरस चमगादड़ से किसी दूसरे जानवर के जरिए इंसानों तक पहुंचा है, लेकिन अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, इसकी जरूरत नहीं है। महामारी के शुरुआती दिनों में ही डेटा की कमी के चलते जांच में दिक्कत आई थी, इसलिए लैब का ऑडिट किया जाना जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले का मामला सामने आया है। बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि दुर्गा पूजा के दौरान चांदपुर जिले में भीड़ ने हिंदू मंदिर पर हमला किया। इस दौरान हुई झड़प में गोली मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों पर इसी तरह के हमलों की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश हिंदू यूनिट काउंसिल ने ट्वीट करके कहा है, 13 अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश देश का इतिहास बेहद निंदनीय रहा। बता दें कि अष्टमी के दिन ही मूर्ति विसर्जन के ऐसे पुण्य मौके पर पूजा पंडालों में तोड़फोड़ हुई है। हिंदुओं को अब पूजा मंडपों की रखवाली करनी पड़ेगी। आज पूरी दुनिया चुप है। मां दुर्गा अपना आशीर्वाद सभी हिंदुओं पर बनाए रखे, कभी माफी ना दे। बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मांग की है कि हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। काउंसिल ने ट्वीट करके कहा है कि अगर बांग्लादेश के मुसलमान नहीं चाहते हैं तो हिंदू पूजा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम हिंदुओं को तो बचा लीजिए। हमला अभी भी जारी है, प्लीज आर्मी भेजिए। हम पूजा मंडपों में बांग्लादेश की सेना को चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश के रतलाम में गुरुवार सुबह पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 7-8 दमकल की गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया है। प्लास्टिक पाइप का ये गोदाम है जो मोहन नगर क्षेत्र में रिहायशी इलाकों और पेट्रोल पंप के पास में स्थित है।
तो गोदाम के आसपास के कुछ घरों को खाली कराया गया है। राहत की बात है कि किसी के हताहत होने की खबर अभी पुष्ट नहीं हुई है। वहीं बता दें कि मोहन नगर के कुछ घर भी आग और धुएं से प्रभावित हुए हैं। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें और धुआं शहर में 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही हैं। ये गोदाम पगरिया ट्रेडर्स का है। इसमें कृषि उपयोग के पीवीसी पाइप और केबल रखी हुई। गोदाम के पास पेट्रोल पंप और रिहायशी इलाके तक आग न फैले, इसके लिए पुलिस प्रशासन और दमकल गाड़ी 2 घंटे तक आग बुझाने की जद्दोजहद में लगे रहे। आग बुझाने और इलाके से लोगों को बाहर निकालने के दौरान डीडी नगर थाना प्रभारी अशोक निगम का हाथ झुलस गया है। इसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। रिहायशी इलाका होने की वजह से आग बुझाने में दमकल टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग जाने के कारणों का पता तो नहीं चला, लेकिन अधिकारियों की माने तो आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। तो पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी किसानों के समर्थन में लगातार अपनी सरकार को घेर रहे हैं। अब उनकी 40 दिन में 8वीं पोस्ट पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी। उन्होंने पूर्व पीएम का 41वां साल पुराना 1980 का एक वीडियो साझा किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा है, बड़े दिल वाले नेता के समझदार शब्द, सियासी गलियारे में से सरकार को वरुण का अल्टीमेटम कहा जा रहा है। वीडियो में 1980 लिखा गया है। अब अटल बिहारी वाजपेयी अपने चिर परिचित अंदाज में किसी कार्यक्रम के दौरान किसानों के समर्थन में बोलते हुए तत्कालीन सरकार को चेतावनी दे रहे थे। वह कहते हैं कि मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि दमन के तरीके छोड़ दीजिए, हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसान के आंदोलन का राजनीति के लिए प्रयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने से हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। सांसद वरुण गांधी का भाजपा से मोह भंग की तरफ उनकी यह पोस्ट इशारा करती है। बीते 40 दिनों में उन्होंने यह 8वीं पोस्ट करी है किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर। हाल ही के दिनों को देखें तो 5 सितंबर को उन्होंने किसान समर्थन में यह पोस्ट किया था और फिर लखीमपुर हिंसा को लेकर उन्होंने लगातार पोस्ट की। इसके बाद से ही उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आगे की खबरों की ओर फिर से एक बार रुक करेंगे, जहां बता दें एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने के बाद अब केंद्र सरकार निजीकरण और विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए तेजी से काम करेगी। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में मोदी सरकार आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों के निजीकरण या विनिवेश की योजना बना रही है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में निजीकरण से 1.75 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि अभी तक सरकार को एक्सिस बैंक, एनडीएमसी और हुडको आदि में हिस्सेदारी की बिक्री से सिर्फ 8,369 करोड़ रुपए और हाल ही में एयर इंडिया की बिक्री से करीब 18,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इस तरह अभी तक करीब 26,359 करोड़ रुपए ही जुटा सकी है। ऐसे में सरकार को 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी भी बहुत सारे पैसे जोड़ने हैं। कुछ महीने पहले की बात करें तो निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया था कि मार्च 2022 तक बीपीसीएल का निजीकरण का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम के निजीकरण की प्रक्रिया भी इस साल पूरी होगी और इन सभी कंपनियों के निजीकरण की प्रोसेस चल रही है। इसके अलावा 2 पीएसयू बैंकों और 1 बीमा कंपनी का भी निजीकरण किया जाना है।
केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चलाएगा। साथ ही संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार होगा। इसके लिए उसे किसी प्रशासनिक अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र के इस फैसले पर पंजाब में सियासत तो गर्मा गई है, जहां बीएसएफ को पहले 15 किलोमीटर तक की तलाशी का अधिकार है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बीएसएफ को आंतरिक क्षेत्र में आकर पुलिस की तरह कार्रवाई की इजाजत देना संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया है। बादल ने कहा है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि केंद्र ने राज्य सरकार को भरोसे में लिए बना ही इतना बड़ा फैसला ले लिया। चन्नी और उनके साथी अब सिर्फ इसलिए शोर कर रहे हैं ताकि अपनी मिलीभगत को छिपा सके। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं। पाक समर्थित आतंकी पंजाब में भारी संख्या में ड्रग्स और हथियार भेज रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ की मौजूदगी और ताकत बढ़ने से हम मजबूत रहेंगे और केंद्रीय सुरक्षा बलों को राजनीति में ना घसीटा जाए। मॉरल पुलिसिंग पर बयान को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाद अब कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी विपक्ष के निशाने पर आ गए। दरअसल बोम्मई से पत्रकारों ने मॉरल पुलिसिंग की घटनाएं बढ़ने और कुछ आरोपियों को बीजेपी विधायकों द्वारा सपोर्ट किए जाने को लेकर सवाल किया था। इस पर मुख्यमंत्री बोले कि किसी घटना पर प्रतिक्रिया होना लाजमी है। बोम्मई के इस बयान पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कटाक्ष भी किया है। सुरजेवाला का कहना है कि किसानों से निपटने के लिए गुंडों की फौज तैयार करने के लिए हरियाणा के सीएम के बयान के बाद कर्नाटक के सीएम ने एक और रत्न पेश किया है। बोम्मई नई न्यूटन थ्योरी एक्शन एंड रिएक्शन मॉरल पुलिसिंग का समर्थन करने वाली है। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री गुंडागर्दी को सही ठहराएंगे तो कानून का पालन कौन करवाएगा। बता दें कि बोम्मई ने बुधवार को कहा कि समाज में कई तरह की भावनाएं होती हैं और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि भावनाएं आहत हो। अगर ऐसा होगा तो एक्शन का रिएक्शन भी होगा। बोम्मई ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक सौहार्द बनाए रखना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो अब क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई के सेशन कोर्ट में आज फिर सुनवाई हो रही थी। लंच ब्रेक के बाद दोपहर में सुनवाई हुई, जिसके बाद इससे पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के देर से पहुंचने के कारण कार्रवाई लेट शुरू हुई। उन्होंने कोर्ट में पहुंचते ही देरी से के लिए माफी भी मांगी। आर्यन का आज जेल में 7वां दिन है। इससे पहले बुधवार को करीब 3 घंटे सुनवाई चली, लेकिन बहस पूरी तरह नहीं पूरी हो पाई। इस दौरान बचाव पक्ष ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पंचनामे से लेकर अपराधियों के लिए पर लगाई गई धाराओं पर बहस भी की। वहीं एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। आर्यन की ओर से भी वरिष्ठ वकील अमित देसाई और एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अपना पक्ष रखा। एएसजी ने कहा कि इस मामले में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एनसीबी के पास ये दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आर्यन विदेशों में कुछ लोगों के संपर्क में थे जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा लगता है। आर्यन से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता लगाया गया है जो पहली नजर में अवैध दवा खरीद की ओर संकेत करते। एएसजी ने कहा कि आर्यन एक प्रभावशाली हैं। जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उनके कानून से भागने की आशंका है। आर्यन और अरबाज मर्चेंट को अंतर्राष्ट्रीय क्रूज ग्रीन मुंबई में पकड़ा गया था, जहां से वे बिना एमवी एम्प्रेस कार्ड में प्रवेश नहीं हो सके। इन सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए भी जांच जरूरी है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश के 23 जिलों में 5378 पदों पर भर्ती चालू हो गई है। आयोजन 23 और 24 अक्टूबर को होने वाला है, जिसमें प्रदेश के 15,62,995 अभ्यर्थी अपने भाग्य को आजमाएंगे। वही परीक्षा से 10 दिन पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निर्धारित की गई ड्रेस कोड की पालना करना बहुत ही जरूरी है। ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा के दौरान पानी की बोतल से लेकर पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, टेबल, पर्चियां, व्हाइटनर लाने पर रोक है। बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग करने के साथ ही परीक्षा समय के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
तो एक और ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्दी हाजिर होंगे।